नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर आशा शर्मा। अगर दो पंक्तियों में मैं अपना परिचय दूं तो मैं कहूंगी कि एक हाथ में पेचकस, एक कलम की धार। एक हाथ में पेचकस, एक कलम की धार, हाँ मेरी पहचान है ये दोनों हथियार। तो मैं पेशे से इंजीनियर हूं और लिखना मेरा शौक है। तो आज इस मंच पर बात पोशी के इस प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी कहानी बैलेंस शीट आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ये एक परिवार की कहानी है, जैसा कि मेरे ख्याल से हर एक परिवार में इस तरह के इवेंट, इस तरह के अवसर आते रहते हैं जब हमें लगता है कि हमें परिवार में एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। और उसी बैलेंस को कैसे बनाया जा रहा है मेरी इस कहानी के जरिए, जिसका नाम है बैलेंस शीट। देखो भैया, तुम्हारे इकलौते भांजे की शादी है, इसमें कोई कोर कसर नहीं रहनी चाहिए। मेरे ससुराल में सब कहते हैं कि सुमित्रा के पीहर वाले तो करोड़पति हैं, और सच ही तो कहते हैं। पहले की बात और थी जब तुम अकेले कमाने वाले थे, मगर आज तो चार चार कमाऊ बेटों के साथ एक ऑफिसर बहू भी है। मायरा ऐसा भरना कि देखने वाले बस देखते ही रह जाएं, रिश्तेदार और बिरादरी के लोग बरसों तक याद रखें। अपने बेटे अशोक की शादी से पहले पारंपरिक रूप से अपने पीहर मायरा भरने के लिए निमंत्रण देने आई रामेश्वर जी की इकलौती बहन सुमित्रा चहकते हुए बोली। आगे बात बढ़ाते हुए कहने लगी, वैसे देखा जाए तो इस घर की बहन भी मैं ही हूं और बेटी भी, इस नाते भी मायके की कमाई पर मेरा भी कुछ तो हक बनता है ना। रामेश्वर जी चुपचाप अपनी लाडली बहन की बातें सुनते रहे। उन्होंने उसे आश्वस्त किया, छोटी तुम चिंता मत करो, सब कुछ तुम्हारे कहने के मुताबिक ही होगा। अशोक की शादी में मायरा बहुत शानदार होगा, तुम्हारी शान में कोई कमी नहीं होगी, आदि आदि। दोनों भाई बहन देर तक बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। कई पुरानी यादें ताजा हो गई। सुमित्रा कई सालों के बाद पीहर आई थी और अपने भाई की बहुत लाडली भी थी। पिता की मृत्यु के बाद रामेश्वर जी ने सुमित्रा को बेटी की तरह पाला था। अच्छे खाते पीते खानदानी परिवार में उसकी शादी करने के बाद उन्होंने अपनी शादी के बारे में सोचा। सुमित्रा के ससुराल वाले मूल रूप से तो बीकानेर निवासी थे, मगर व्यापार के सिलसिले में गुवाहाटी जाकर बस गए थे। वहां उनका कपड़े का काफी बड़ा बिजनेस था। रामेश्वर जी के एक के बाद एक 4 बेटे हुए, मगर बेटी की उनकी चाह अधूरी ही रह गई। इसीलिए वे सुमित्रा को बेटी की तरह स्नेह करते हैं। उनकी पत्नी शांति भी अपने नाम के अनुरूप ही शांत और सुशील महिला थी। उसने भी हमेशा सुमित्रा को छोटी बहन सा प्यार दिया और उसकी हर फरमाइश पूरी करने की कोशिश करती थी। जब भी सुमित्रा पीहर आती, घर में उत्सव सा माहौल हो जाता। जितने दिन वो बीकानेर रहती, खाना नाश्ता सब उसी की पसंद का बनता। वैसे भी सुमित्रा खाने पीने की बहुत शौकीन थी। उसके लिए कभी मोहता चौक से रबड़ी आती तो कभी छोटू मोटू जोशी की दुकान के रसगुल्ले, जसूसर गेट के दही बड़े और कचौरी तो उसकी कमजोरी थी। बीकानेरी भुजिया, ये तो रामेश्वर जी के घर में कभी खत्म ही नहीं होती थी। अक्सर सभी जने शाम को चुन्नी लाल का प्रसिद्ध बेले का शरबत पीने जाते थे। सुमित्रा भी अपने भाई से बहुत लगाव रखती थी। वो थोड़ी सी लालची प्रवृत्ति की थी। हालांकि उसके अपने ससुराल में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब भी वह पीहर आती, गुवाहाटी से दिल्ली तक प्लेन और दिल्ली से बीकानेर तक 2 टियर AC का रिटर्न किराया भाई से ही लेती थी। लौटते समय विदाई में भाभी से कभी 8-10 महंगी साड़ियां और एक आध सोने का गहना जरूर लेती थी। शायद वो ऐसा ससुराल में अपने मायके की झूठी शान दिखाने के लिए करती थी। एक बार गर्मी की छुट्टियों में सुमित्रा बीकानेर आई तो शांति ने यूं ही मजाक में पूछ लिया, दीदी क्या लेकर आई हो अपने भतीजों के लिए आसाम से। सुमित्रा खिसियाकर कहने लगी, क्या बताऊं भाभी, चारों बच्चों के लिए बड़े चाव से सुंदर सुंदर कपड़े और खिलौने खरीद कर लाई थी, मगर ट्रेन में मेरा बैग चोरी हो गया। कपड़े और खिलौने के साथ साथ मेरी 4 और साड़ियां भी थी उसमें। मेरा तो बहुत ही जी खराब हुआ। मैंने तो रास्ते भर पानी तक नहीं पिया, मुझे चोर को ही कोसती रही। तभी बाहर से रामेश्वर जी को आते देखा तो चोरी की घटना बढ़ा चढ़ाकर जिक्र करती घड़ियाली आंसू बहाने लगी। रामेश्वर जी ने पत्नी को डांटा, रुला दिया ना बेचारी को।
तुम्हारे बच्चों को कपड़े खिलौने की कोई कमी है क्या? सुमित्रा फिर बोली, बैग चोरी हो गए तो क्या हुआ, मैं अपने भतीजों के लिए यही सागर के शोरूम से बढ़िया कपड़े और मास्टर जी की दुकान से खिलौने खरीद कर लाऊंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम इस बार अपनी भाभी के साथ जाकर सेवक जी की दुकान से सुपर नेट की 4 महंगी वाली साड़ियां ले लेना। कहकर रामेश्वर जी ने बात खत्म की। सुमित्रा हंसती। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। रामेश्वर जी के 4 बच्चों की शादियां हो गई। सुमित्रा अपने 4 भतीजों की शादी में मायके आई थी। दोनों बड़े बेटों की शादी में तो रामेश्वर जी ने अपनी पसंद की लड़कियों से की, मगर तीसरे बेटे अतुल ने अपने साथ काम करने वाली सीए लड़की आयशा से लव मैरिज करने की जिद की। रामेश्वर जी ने भी जमाने के साथ चलते हुए उसे इस शादी की अनुमति दे दी। आयशा बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की थी और रामेश्वर जी की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरी उतरी। उसके घर में आने के बाद घर गृहस्थी का सारा हिसाब किताब और नाते रिश्तेदारी में होने वाले सभी लेन देन रामेश्वर जी ने उसे सौंप दिए। सबसे छोटे भतीजे विपुल की शादी में जब सुमित्रा मायके आई तो बहुत सी उम्मीदें भी साथ लेकर आई थी और आते ही उसने अपनी भाभी शांति देवी पर अपनी मंशा जाहिर भी कर दी। भाभी, इस बार मायके में कोई बड़ा और महंगा गिफ्ट लेके जाऊंगी और तुम्हारे नंदोई के लिए सोने की चैन भी। आखिर इस पीढ़ी में आखिरी शादी है। शांति सिर्फ मुस्कुरा दी। विदाई के समय जब आयशा ने उन्हें और फूफा जी को टीका लगाकर 4 साड़ियां और एक सोने की अंगूठी थमाई तो सुमित्रा का मूड खराब हो गया। आयशा से कुछ कहने या हट करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। किराए के पैसे का हिसाब लगाकर रखी गई पर्ची भी उसने मुट्ठी में दबा ली। वो अब समझ गई थी कि सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। अब सब कुछ नई पीढ़ी ने संभाल लिया है। उसके बाद सुमित्रा कई सालों तक मायके ही नहीं आई। रामेश्वर जी बुलाते तो कभी बच्चों की पढ़ाई तो कभी पति के बिजनेस का बहाना बनाकर टाल जाती। मगर इसी बीच शांति सबको रोता छोड़कर अचानक चल बसी। भाभी की आकस्मिक मृत्यु पर सामाजिक संस्कार निभाने सुमित्रा आई, पर तब भी सिर्फ 2 दिन रुकी और चली गई। उसके बाद अब आई है अपने बेटे की शादी में मायरा भरने का औपचारिक न्योता देने अपने भाई और भतीजों को। आयशा पीडब्ल्यूडी विभाग में अकाउंट्स ऑफिसर थी। सीए होने के नाते आंकड़ों से खेलना उसका पेशा था। पूरे ऑफिस के अकाउंट्स का हिसाब उसके कंप्यूटर में और घर का हिसाब उसकी उंगलियों पर रहता था। हर महीने वह घर का बजट बनाती थी और तय बजट के अनुसार ही घर खर्च तय होता था। उसके हिसाब से बनी बैलेंस शीट हमेशा प्रॉफिट में ही रहती थी। सुमित्रा के जाने के बाद रामेश्वर जी ने पूरे परिवार की बैठक बुलाई और उसमें मायरे का मुद्दा आपसी चर्चा और राय के लिए रखा। बुआ के घर में पहली शादी है, हम सबको जरूर जाना चाहिए। बड़े बेटे मोहन ने अपनी बात रखी। बुआ ने शादी की तारीख तो सोच समझ के तय की है, 30 मई। बच्चों की गर्मी की छुट्टियां भी होंगी उस समय, इस बहाने सब शिलोंग घूम लेंगे, बड़ी बहू ने कहा। ये कहते हुए उसके बच्चे उछल पड़े। मेरा जाना जरा मुश्किल लगता है, मेरे जूनियर नितिन की शादी भी इसी दिन है, वो छुट्टी पर जाएगा तो ऑफिस में मेरा काम बढ़ जाएगा। दूसरे बेटे सोहन ने अपनी परेशानी बताई। मैं भी गुवाहाटी के बजाय अपने मायके जाना चाहती हूँ। साल में 1 महीना ही तो मिलता है हम महिलाओं को, जब हम बेफिक्र होकर माँ पापा और बचपन की सहेलियों के साथ पुराने दिनों की यादें जीते हैं। सोहन की पत्नी ने अपना पक्ष रखा। हमारा बजट कितना है और बुआ जी की अपेक्षाएं क्या हैं, मैं उसी के हिसाब से प्लान बना देती हूँ, आप चेक करके फाइनल कर देना। आयशा ने जैसे मीटिंग को अंतिम मुकाम पर ला दिया। हाँ, ये ठीक रहेगा, तुम रात का खाना निपटाकर मेरे पास बैठना, हम तय कर लेंगे। जी पिताजी, आयशा ने कहा और मीटिंग खत्म हो गई। रात को रामेश्वर जी ने आयशा से कहा, बेटा हमारा बजट 2.5 लाख रुपए है, इसमें हमें कम से कम एक बड़ा गहना, सुमित्रा के परिवार में सबके कपड़े और कुछ कैश तो मायरे में देना है, और फिर यहाँ से जो जाएगा उसका आने जाने का खर्चा और शादी की खरीदारी भी इसी में करनी है। अब तुम बताओ कैसे बनाओगे अपनी प्रॉफिट वाली बैलेंस शीट? देखते हैं इस परीक्षा की घड़ी से कैसे तुम बाहर निकालती हो। मुझे ये चुनौती स्वीकार है पिताजी, आप मुझे 2-4 दिन का समय दीजिए, मैं सब कर लूंगी। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बहुत वक्त है हमारे पास, रामेश्वर जी तसल्ली से बोले। 5वें दिन आयशा हाजिर थी अपनी बैलेंस शीट के साथ।
उसने रामेश्वर जी के पास बैठते हुए टेबल पर कुछ पेपर बिछाए। सबसे पहले तो हम 50,000 रुपये अलग निकाल देते हैं कैश देने के लिए। अब करते हैं बात सोने की। तो अशोक भैया के लिए चैन बनाने के बजाय हम उतने ही सोने में एक हल्का फुल्का नेकलेस बनवाएंगे। वो क्यों? रामेश्वर जी ने पूछा। वो इसलिए कि हम सब जानते हैं कि बुआ जी को सोने से कितना लगाव है। अशोक भैया को दी गई चैन अंततः नई बहू के पास चली जाएगी तो बुआ जी को अच्छा नहीं लगेगा। रही हार की बात, तो चाहे बुआ जी से खुद रखें या अपनी नई बहू को दें, ये वे खुद तय कर लेंगी। रामेश्वर जी ने प्रशंसात्मक निगाहों से बहू की तरफ देखा। इसमें लगभग 17,000 रुपये का खर्चा आएगा। कुल मिलाकर हुए 1,20,000। बुआ जी, फूफा जी, अशोक भैया, नई बहू और बुआ जी की दोनों बेटियों के कपड़े, इन सब में लगेंगे लगभग 30,000। मगर कपड़ों साड़ियों में भी हम हल्के भारी सभी तरह के कपड़े रखेंगे, जिसमें अपने तय बजट में ही काफी और आवश्यकता अनुसार सारा सामान आ जाएगा। इन सब में 1.5 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। अब बचते हैं 1 लाख। उसमें से हमें ये देखना है कि कितने लोग शादी में जा सकते हैं। आयशा ने अपनी बात पूरी की। रामेश्वर जी ने भी हुंकारा भरा। फ्लाइट और 2 टियर AC का ट्रेन का मिलाकर बीकानेर से गुवाहाटी तक आने जाने का एक जने का किराया बनता है लगभग 14,000। और अगर शादी की खरीदारी को इसमें शामिल किया जाए तो ये खर्चा बैठता है 20,000 के आसपास। यानी कि घर के सिर्फ 2 जने ही मायरा लेकर जाएं तभी सब कुछ हमारे बजट में होगा। आयशा ने रामेश्वर जी को समझाते हुए कहा। सिर्फ 2 ही? जी, मगर 2 जने भी वो जाएं जिनके जाने से बाकी सबकी कमी पूरी हो जाए। अच्छा, तो कौन है वो 2 जने? क्या मुझे भी जाना है? आपका जाना तो संभव नहीं, क्योंकि शादी के माहौल में आपकी देखभाल ठीक से नहीं होगी और अगर आप बीमार हो गए तो आपके साथ साथ वे लोग भी परेशान हो जाएंगे। मोहन भैया के परिवार में 4 जने हैं, इसलिए उनका जाना भी बजट के बाहर हो जाएगा। सोहन भैया और भाभी ने पहले से ही मना कर दिया। अब बचते हैं हम छोटे 4 जने। मुझे तो बुआ जी वैसे भी कुछ खास पसंद नहीं करती और छोटी तो अभी बहुत छोटी है, उसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है। तो मेरे ख्याल से अतुल और विपुल दोनों भाइयों को इस शादी में जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के साथ जाने से शॉपिंग में खर्चा ज्यादा होगा और बुआ जी को भी उनके रहने आदि की अतिरिक्त व्यवस्था करनी पड़ सकती है, जो शादी के माहौल में मुश्किल होगा। बुआ जी को भी वैसे अपने भतीजों से ही ज्यादा लगाव है, उनकी बहुओं से नहीं, इसलिए वे उन्हें देखकर बहुत खुश होंगी। और हाँ, बचे हुए 10,000 रुपये वो इधर उधर के लेन देन में काम आ जाएंगे। आयशा ने अपनी बैलेंस शीट रामेश्वर जी को समझा दी। मान गए बहू, कमाल की बैलेंस शीट बनाई है। तुम जैसी सीए हो तो हमारे देश का बजट कभी भी घाटे में नहीं जा सकता। रामेश्वर जी ने बहू की तारीफ करते हुए कहा। आयशा मुस्कुरा दी।